देखो न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। तो दूसरा लॉ कहता है कि जो मोमेंटम में बदलाव आएगा, जो मोमेंटम में चेंज आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे कितनी लगा रहे हो। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो जरूर दूसरी बॉडी भी उसके जो कॉन्टैक्ट में होगी वो पहली बॉडी में फोर्स जरूर लगाएगी, है ना। तो ये न्यूटन के 3 लॉज थे। लेकिन इन तीनों लॉ में जो सबसे रियल लॉ है वो कौन सा है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ भी कहते हैं। इसको रियल लॉ क्यों कहते हैं? इसको रियल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हो और न्यूटन के सेकंड लॉ से ही आप न्यूटन का थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखा जाए तो एक न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वही एक असली लॉ है, क्योंकि उससे पहला भी एक्सप्लेन हो जाता है और उससे तीसरा भी एक्सप्लेन हो जाता है। तो इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है? रियल लॉ। अब हम पूरा मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे कि किस तरह से न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट को भी ड्राइव किया जा सकता है और किस तरह से न्यूटन के सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को भी ड्राइव किया जा सकता है। इसको हम अभी चेक करेंगे। ओके, चल रहा है ना ये माइक। चलिए, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे ड्राइव किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला केस आ गया आपका कि किस तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव किया जा सकता है। तो देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉलोज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कैसे देखते हैं, बड़ा इजी है। देखो, जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, शुरुआत तो हम सेकंड लॉ से ही करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, शाबाश, क्या कहता था न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ? हाँ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो यानी कि F इज इक्वल टू dp/dt, और उसको भी हमने ड्राइव किया था, यानी कि P की वैल्यू m इंटू v डाल दी थी। तो हमारे पास लास्ट में जो आया था वो क्या आया था? F इज इक्वल टू m इंटू a। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू m इंटू, है ना। वैसे तो F इज इक्वल टू dp/dt लिखा जाता है, बट अगर P की वैल्यू डाल दी जाए तो F इज इक्वल टू m इंटू a आता है मेरे पास, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है जो ड्राइव होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू m इंटू a। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे, उस पर बात करते हैं। मान लो एक बॉडी है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसे सपोज करो ये मेरे पास एक बॉडी है और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, F इजिकल टू 0 है। अगर F इजिकल टू 0 है इस बॉडी पे, तो भाई साहब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है? वो तो यही कहता है ना यार कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो इसकी जो भी स्टेट है, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो ये उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करता ही रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि कैसे ना कैसे अगर किसी भी तरीके से मेरे को ये मिल जाए v इज इक्वल टू यू, दैट इज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी बराबर मिल जाए, अगर मिल जाए किसी तरीके से, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ यार सही बात है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो क्योंकि v इज इक्वल टू यू है तो फाइनल भी 0 है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ना यार कि रेस्ट में था, रेस्ट में रहा। अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड ही आ रही है ना, v इज इक्वल टू यू के हिसाब से, तो इसका मतलब बॉडी जिस स्पीड में चल रही थी उसी स्पीड में चल रही है, कोई चेंज आई ही नहीं, है ना। एक्सटर्नल फोर्स भी 0 थी और बॉडी जैसी थी वैसी रही। तो कैसे ना कैसे करके अगर मेरे को ये इक्वेशन मिल जाती है, v इज इक्वल टू यू अगर मिल जाता है यहां से शुरू करके क्वेश्चन, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखते हैं कि क्या ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, F इज इक्वल टू इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ही नहीं, ठीक है, देन तब आप मुझे तो क्या लिखोगे? देन F इज इक्वल टू 0 तो लिख ही दोगे, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं, इट इज F एक्सटर्नल, फिलहाल तुम ऐसे भी रखो, बड़ी बार बुक्स में ना ऐसे लिखा जाता है F एक्सटर्नल, ठीक है। F एक्सटर्नल बाहर से पुश होना चाहिए,
है ना। इंटरनली भी बॉडी में ढेर सारी फोर्स एक्ट कर रही होती है भाई साहब, उनकी बात नहीं हो रही है। बट बड़ी फोर्स होती है यार, कोई भी बॉडी है उसमें कोई बॉन्डिंग तो होगी, उसमें कोलन वाट आयनिक वाट वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ढेर सारी चीज़ें होती है जो ऐसे इंटरनली फोर्सेस होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। एक्सटर्नली बाहर से जिसने पुश किया या पुल किया उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी ने बाहर से पुश या पुल किया ही नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी ही नहीं, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, सही है ना। अब अगर एफ की वैल्यू जीरो आई तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, एम इंटू इक्वल टू जीरो लिख ही सकते हैं। अब बात ऐसी है यार कि देखो एम तो जीरो नहीं हो सकता ना यार, है ना, मास को हम जीरो कैसे करते हैं, मास थोड़ी बदल रहा है ना, ऐसा थोड़ी था तुमने एक चेयर थी उसको पुश किया तो उसके बाद वो हाथी बन गया, ऐसा थोड़ी होता है ना, जिसको पुश किया वही चीज़ रहने वाली, मास तो मास वो सेम रहेगा। यानी कि इस इक्वेशन में से हमें ये पता चलता है कि यार एम कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, एम तो जीरो नहीं होगा, लेकिन फिर एम इंटू ए अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो फिर कौन जीरो है, इन दोनों में से एक चीज़ तो जीरो होनी चाहिए तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। एम तो जीरो नहीं है कभी भी, फिर कौन जीरो हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन, देयरफॉर ए इज इक्वल टू जीरो, यार इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और होनी भी चाहिए यार। देखो ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर धक्का लग ही नहीं रहा है, फोर्स ही नहीं लग रही है, तो एक्सेलरेशन क्यों आएगी बॉडी में, नहीं आएगी ना। तो वही तो है, मैथमेटिकली वही आ रहा है, फिजिकल टू जीरो देन ए इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करें नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन की बात कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू क्या आ रही है भाई साहब, जीरो आ रही है ना, तो v की वैल्यू क्या आई, ये u की वैल्यू नहीं आ गई, बिकॉज ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो। तो वही बात नहीं आगे जो मैं अभी बोल रहा था आपको, है ना, कि जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, जब एक्सटर्नल फोर्स थी ही नहीं, तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू आया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आई, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आई। ये तो होता है v, ये तो होता है u, है ना। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आ रही है तो क्या यार मैं इसको, ये तो मैथमेटिकली आया। अब अगर इसको मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बाहर से धक्का नहीं लगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी मैं कहता हूं ये रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, वो भी तो जीरो आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकंड होती, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, और अगर फोर्स जीरो आ रही है तो आपका v इक्वल टू यू आ रहा है, तो उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड रहेगी यार, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रही है, तो मतलब बॉडी जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में रह रही है। यही तो कहता है कौन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इसका मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ से न्यूटन का फर्स्ट लॉ बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसीलिए तो कहते हैं इसको रियल लॉ। लिख लो इसको, देखो शाबाश। अब क्या करेंगे, थर्ड लॉ कैसे ड्राइव किया जा सकता है। थर्ड लॉ कहता क्या है वैसे, कोई बताएगा मुझे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं यार, क्या होता है एक्शन रिएक्शन, एक्शन इज अ फोर्स एक्टिंग by one body on other body. What is a reaction? It is a force. It is a force acting by other body on the first body, है ना। पहली बॉडी जो दूसरी बॉडी में फोर्स लगाती है ना, इसको एक्शन कहते हैं। और रिएक्शन हो गया जो दूसरी बॉडी पहली बॉडी में फोर्स लगाएगी, जो उसके कॉन्टैक्ट में है, उसको रिएक्शन कहते हैं, है ना। और ये चीज याद रखना, एक्शन और रिएक्शन क्या एक ही बॉडी में हो रहा होता है, नहीं, एक बॉडी पे नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है जो बच्चों के दिमाग में होता है। एक्शन और रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडीज पे होते हैं, ठीक है। किसी को पूछना देखना, बड़ी बार बच्चे को ये नहीं पता होता कि एक्शन रिएक्शन के अलग अलग बॉडीज पे है, वो यही बोलेगा हाँ सर एक ही बॉडी पे होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, नहीं होता एक बॉडी पे, ठीक है। याद रखना, एक्शन रिएक्शन जो पेयर है वो एक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडी पे, अलग अलग तो करेंगे एक्ट, पहला दूसरे पे फोर्स लगा, दूसरा पहले पे फोर्स लगा, ये तो हो रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। इसके लिए क्योंकि देखो दो बॉडीज की बात करनी पड़ रही है ना, देखो ना यार न्यूटन का सेकंड लॉ तो दो बॉडीज पे एक्ट करने वाला है ना, पहली दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, दूसरी पहली बॉडी फोर्स लगाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, दो बॉडीज को ले लेते हैं, एक बॉडी का नाम रख देते हैं ए, एक बॉडी का नाम रख देते हैं मान लो बी रख देते हैं, चलो ऐसे रख देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर देयर आर टू बॉडीज, है ना, कर दो यहाँ पे कंसीडर, let us consider there are two bodies, ठीक है, उनका नाम क्या है ए एंड बी,
ए एंड बी, ठीक, अलग अलग कलर से करते हैं इसको ड्रा। या ये आ गया आपकी ए बॉडी, ये आ गया आपकी बॉडी बी, ठीक है जी। अब देखो, अब मान लो कि एक फोर्स लग रही है ए से बी पे और एक फोर्स लग रही है बी से ए पे। इनका नाम रख दें, इसका नाम रख देते हैं एफ ए बी, इसका नाम रख देते हैं एफ बी ए, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूं एफ ए बी इज अ फोर्स एक्टिंग, एफ ए बी इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, ठीक है ना। एफ ए बी क्या है, एक फोर्स है जो बॉडी बी पे लग रही है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है यार, सिंपल सी बात है। एफ ए बी इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, एक्टिंग ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, ठीक है। तो एफ ए बी का नाम रख देते हैं हम कि एफ ए बी एक ऐसी फोर्स है जो किस पे लग रही है, बॉडी बी पे लग रही है, देखो ना धक्का दे रही है बॉडी बी को। ये एफ ए बी इज अ फोर्स एक्टिंग बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी। तो सिमिलरली एफ बी ए क्या होगा भाई, इज द फोर्स तो लिखा ही नहीं, इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, सही है ना। क्योंकि हमें बात तो करनी पड़ेगी ना फोर्स की, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, तभी तो न्यूटन का थर्ड लॉ ड्राइव होगा, सही है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या किया हमने, दो बॉडीज ले ली, नाम रख दिया ए बी, फिर हमने ये कह दिया चलो मान लो एफ ए बी एक फोर्स है जो बॉडी बी पे लग रही है और कौन लगा रहा है, बॉडी ए लगा रही है। एफ बी ए भी एक फोर्स है जो बॉडी ए पे लग रही है और लगा कौन रहा है, बॉडी बी लगा रही है। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे ताकत लगा रही हैं, दोनों बॉडीज एक दूसरे पे ताकत लगा रही हैं, याद रखना इस चीज को। अब यार जाहिर सी बात है, अगर बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है वो कि मोमेंटम में बदलाव आएगा, है ना, आना चाहिए। अब वो कितना आएगा वो तो बात पर बात डिपेंड करता है, लेकिन आएगा तो आएगा, है ना। नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, वो कहता है कि अगर तुम कहते हो कि एफ ए बी एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है किस पे, बॉडी बी पे, कौन लगा रहा है, बॉडी ए लगा रहा है, तो बॉडी बी पे फोर्स लग रही है ना, तो मोमेंटम किसका बदलेगा, एक काम करते हैं उसको लिख दे इसके, चलो यहां लिख देते हैं। तो मोमेंटम किसका बदलेगा, बॉडी बी का मोमेंटम बदलेगा, है ना। तो ऐसे लिख दूं मैं एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी बी बाय डी टी, है ना, ये बी इसके फुट में होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा मैंने कहा एफ ए बी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बी पे फोर्स लग रही है तो मोमेंटम किसका चेंज होना है, बी का चेंज होना है ना। तो ये लिखा मैंने एफ ए बी शुड बी इक्वल टू डी पी वी बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, है ना। तो यहां लिख दो अब व्हाट इज डी पी बाई डी टी, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई भी चीज जब तुम लिखते हो ना, कोई नई चीज यहाँ पे इक्वेशन में लाते हो तो उसके बारे में जरूर बताना कि हमने क्या कहां से लाया, क्या चीज है ये। अब व्हाट इज, अब देखो दूसरी फोर्स क्या है, एफ बी ए, यानी कि बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है। तो जब बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगेगी, याद रखना बॉडी ए पे फोर्स लग रही है तो मोमेंटम किसका बदलेगा, ए का बदलेगा ना, मोमेंटम किसका बदलेगा, ए का बदलेगा ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ बी ए शुड बी इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए, ठीक है ना। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका मोमेंटम बदल रहा है, बॉडी ए का बदल रहा है, तो लिखना चाहिए ना इसको एफ बी ए किसके बराबर है, डी पी बी आई डी टी, है ना। तो यहां पे डी पी बाई डी टी मैंने क्या लिखा हियर, डी पी ए डिवाइड बाई डी टी क्या चीज है, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ बी, लिखो यहां पे ऑफ ए, ठीक है, सही है। ओ इधर क्या मोमेंटम बी का चेंज हो रहा है, यहां पे किसका हो रहा है, ए का चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया, ये लिखो पढ़ा जा रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग है, खासकर जब जल्दी जल्दी लिखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो जाती है, ठीक है। यहां तक समझ आया ना, कुछ नहीं किया यार, जो यहां पे हो रहा है ना बस उसी को लिखा, कुछ अभी नहीं आगे ही नहीं है। दो बॉडीज ले ली ए बी, तो पहले बोलते हैं यार एक बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही है, बॉडी बी ए पे फोर्स लगा रही है, तो जब बी पे फोर्स लगेगी तो उसका मोमेंटम तो बदलना चाहिए यार। तो यही लिखा मैंने एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जिस पे फोर्स लग रही है बी पे फोर्स लग रही है ना, तो बी का ही मोमेंटम चेंज करेगा। एफ बी ए क्या है,
ये एक ऐसी फोर्स है जो बी बॉडी लगा रही है, किस पे लगा रही है, ए पे लगा रही है, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए का मोमेंटम चेंज होगा। तो ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ कह रहा है, तो इसी से तो हमने थर्ड लॉ ड्राइव करना है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, मान लो ये फर्स्ट है ये टू है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये लिख दिया, ये दोनों चीजें लिख दी, इसको बता दूं, यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। ये लिखा ना क्या है, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए, बता दो उसको। चलो इधर ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, इसीलिए मिटाना नहीं पड़ेगा पूरा का पूरा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐड करता हूं, देखना जरा, इस प्लॉट में करते हैं इसको। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या होगा बताओ, एफ ए बी प्लस एफ बी ए शुड बी इक्वल टू डी बाई डी टी पी बी प्लस डी बाई डी टी पी ए, यही तो होगा, ये तो होगा, है ना। अच्छा, अब एक काम करें यार, देखो यार, डी बाई डी टी, क्यों ना यार इसको कॉमन निकाल दिया जाए, तो क्या बनेगा, ये एफ ए बी प्लस एफ बी ए शुड बी इक्वल टू डी बाई डी टी पी बी प्लस पी ए, ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। अब अगर मैं ये कहता हूं, यार ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, ये एक सिस्टम है ना, दो बॉडीज मिलाकर एक सिस्टम बना रही है ना, इन दोनों बॉडीज मिलाकर एक सिस्टम बना रही है। अब अगर मैं ये कहूं कि यार इस पूरे सिस्टम में, याद रखना ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये कहता हूं कि पूरे सिस्टम में कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, बॉडी ए बॉडी बी पे लगा रही है, बॉडी बी बॉडी ए पे लगा रही है, ये दोनों बॉडीज मिलकर एक सिस्टम बना रही है ना, एक सिस्टम है। अब मैं कहता हूं यार इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये मान लो ये एफ एक्सटर्नल है, तभी एक्सटर्नल वर्ड में ऐड करवा रहा था वहां पे, है ना, ये इस पे फोर्स लगा रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। अब मैं कहता हूं कि इसके बाद इस पूरे सिस्टम में कोई बाहर से ताकत नहीं लग रही है, इफ दिस एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो मुझे बताओ फिर मोमेंटम क्या रहेगा इसका, भाई दोनों, एक कोई ऐसी फोर्स नहीं जो इन दोनों बॉडीज को धक्का दे रही है। अगर एफ एक्सटर्नल ही जीरो है तो क्या इसका मोमेंटम बदलेगा, भाई अगर एफ एक्सटर्नल ही जीरो है तो न्यूटन का फिर सेकंड लॉ यही तो कहता है, एफ लगी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं, तो मोमेंटम में पूरे सिस्टम के मोमेंटम में, एक या दो बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, बॉडी बॉडी बी की अलग अलग बात नहीं कर रहा मैं, इकट्ठी बात कर रहा हूं। तो जब एफ एक्सटर्नल इस पूरे सिस्टम पे लगा ही नहीं, कोई बाहर से ताकत लग ही नहीं रही है, तो अब इस टाइम पे जो मोमेंटम होगा इकट्ठा दोनों का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं होगा क्या, वो तो सेम रहेगा ना, कांस्टेंट है, बदला कैसे बदलेगा जब फोर्स ही नहीं लग रही, ठीक है ना। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन तब मोमेंटम क्या होगा, देन मोमेंटम किसका, लेकिन बॉडी ए का नहीं, बॉडी बी का नहीं, पूरे सिस्टम का, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी कि दोनों बॉडीज को मिला के क्या रहेगा, इज कांस्टेंट, यार वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए ना। अब अगर ये कांस्टेंट है, अब ध्यान से देखना यार एक चीज, अगर ये कांस्टेंट है तो भाई डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट की करो तो क्या आंसर आता है, जीरो। अगर ये दोनों मिलकर कांस्टेंट वैल्यू बना रहे हैं तो आंसर जीरो। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। अगर ऐसे लिख सकता हूं तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता, विच इंप्लाइज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ बी ए, लिख सकते हैं ना, माइनस टाइम एफ बी, ये देखो लिख सकते हैं ना। तो ये तो वही आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, ये तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना एक्शन रिएक्शन, है ना। जैसे एक बुक रखी है तुमने एक टेबल पे, तो एक्शन है, बुक फोर्स लगा रही है टेबल की तरफ, सेम टेबल फोर्स लगा रहा है बुक की तरफ, लेकिन ये दोनों क्या होती हैं, फोर्सेस सेम होती हैं और अपोजिट होती हैं। देखो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए आया, बीच में माइनस है, तो ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये तो है न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ से शुरू किया था और एट द एंड ऑफ डे आपके पास आया गया न्यूटन का थर्ड लॉ। इसका मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ ही रियल लॉ है।